चले भाई, गुड इवनिंग बेटा। चलिए आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो बेटा आपका एफएलटी का पेपर हुआ उसका डिस्कशन, ठीक है ना। तो बेटा 50 क्वेश्चन है, 51 से लेके 75 तक मैं डिस्कस करूंगा, 76 ऑनवर्ड यानी 100 तक संजीव भाटिया सर करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज आपका एफएलटी का डिस्कशन, एफएलटी पेपर हुआ उसका डिस्कशन। पेपर बहुत आसान था, आप सब ने भी लगभग बेटा पूरा पेपर किया होगा। एक बार मिला लीजिए, जिसकी छोटी मोटी गलती हुई है उसको आपकी दूर कर लीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखो बेटा, एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन दी है, केसी दिया है, आर दिया है, केपी केसी का रिलेशन पूछ रहा है। तो बेटा केपी और केसी में हमें रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए बेटा वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या निकालना है, डेल्टा एन जी। बेटा डेल्टा एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी बेटा कितना है, +1, यानी बेटा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। और आप सबको रिजल्ट रटा हुआ है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, केपी इक्वल टू केसी। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, केपी ग्रेटर देन केसी। डेल्टा एन जी लेस देन 0, केपी लेस देन केसी। तो आपका बेटा करेक्ट आंसर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ब्रोमो एस्टिक एसिड है बेटा, यानी मोनोबेसिक एसिड। क्या निकालना है, पीएच। तो बेटा पीएच कब निकाल पाओगे, जब आपको क्या मालूम हो, H+। एसिडिक सॉल्यूशन है तो पहले बेटा क्या निकालते हैं, H+। बेसिक सॉल्यूशन है तो पहले क्या निकालते हैं, OH-। आपका सॉल्यूशन एसिड का है, मोलैरिटी दी है, ठीक है भाई। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा दिया है, तो H+ बेटा क्या हो गया, C अल्फा। C बेटा कितना है, 0.1, अल्फा कितना है, 0.02। बेटा ये कितना आ गया, 2 × 10⁻³ व्हाट अबाउट pH। pH बेटा हो गया 3 - log2। log2 की वैल्यू बेटा सबको याद होगी 0.3। आंसर बेटा क्या हो गया, 2.7। बहुत आसान है बेटा, जब भी एसिडिक सॉल्यूशन हो, वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले क्या निकालोगे, H+, नेगेटिव लॉग पीएच। ठीक, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या निकालोगे, OH-। पर नेगेटिव लॉग क्या देगा, POH, 14 से घटाओगे पीएच। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट, 52 इज फर्स्ट। नेक्स्ट आइए बेटा 53। वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है बेटा। आपके पास पार्टिकल प्रोटॉन है, मास दिया है, वेलोसिटी दी है, ठीक है। क्या पूछ रहा, वेवलेंथ। आप सबको मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला H/mv। डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। और देखो बेटा किसमें चाहिए, नैनोमीटर में। तो आपने बेटा H की वैल्यू रखी 6.63 × 10⁻34। बेटा मास क्या रखा, 1.67 × 10⁻27। वेलोसिटी बेटा कितनी रखी, 1 × 10⁻3। सॉल्व करो बेटा, 27 में 3 पावर घट गई, 10⁻24 हो गया, ऊपर गया 24 कैंसिल, ये हो गया 6.63 अपॉन 1.67 × 10⁻10 मीटर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग बेटा लगभग ये 4 × 10⁻10 मीटर के आसपास आएगा, ठीक है ना। आपको बेटा क्या चाहिए, नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 × 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नैनोमीटर।
तो ये बेटा नैनोमीटर हो गया। यूनिट आपको सेट करना आना चाहिए। 53 का आंसर बेटा सेकंड। डायरेक्ट फॉर्मूले पर आपके बेटा नीट में भी अगर क्वेश्चन आएगा टू बेटा 17 जुलाई को, डायरेक्ट फॉर्मूले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर भी बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्यादातर क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट के पूछे जाते हैं बेटा, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूले। अब आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 54। देखो बेटा आपको एक रिएक्शन दी है, उसके लिए बेटा आपको क्या निकालना है, हीट ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो जब भी आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो प्री डिसाइड मत किया करिए कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सबसे पहले बेटा रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन लिखो, ऑलरेडी लिखिए। अब देखो बेटा इसके रिस्पेक्ट में डाटा क्या दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, N2O4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, N2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया। तो याद रखो बेटा, अगर जिस रिएक्शन का आपको बेटा डेल्टा H निकालना है उसके रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो डेल्टा H क्या होगा, सभी प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सभी रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा किसके लिए दिया है, 1 मोल के लिए। ठीक, तो बोलो बेटा क्या होगा, 1 इंटू N2O की वैल्यू कितनी है, तीसरी वैल्यू देखो बेटा 81 प्लस 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू बेटा देखो सेकेंड वाली वैल्यू -393। ये हो गया बेटा प्रोडक्ट। आइए बेटा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है N2O, N2O4, चौथी वैल्यू देखो बेटा 9.7। फिर बेटा क्या है CO, ठीक, CO बेटा पहली वैल्यू देखो -110, 3 का गुणा कर दो। ठीक है बेटा, तो डेल्टा H जोड़ घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर बेटा आएगा, जोड़ घटा लीजिए, ये आएगा 778। ये बेटा माइनस में आएगा किलो जूल, क्योंकि यहाँ सब वैल्यू बेटा प्लस उसमें दिए, माइनस प्लस है नहीं। करेक्ट आंसर फर्स्ट, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए बेटा 55। What type of stoichiometric defect is found in AGVR? आप सबको बेटा रटा होगा, ये एक्सेप्शनल टाइप का केस है। ठीक है ना, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों बेटा किसका एग्जाम्पल है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहां पर आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। ठीक है, वहां पर कौन सा बेटा डिफेक्ट होता है, स्कॉटी। और जहां पर बेटा लो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वहां पर कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा सॉलिड है जिसमें स्कॉटी डिफेक्ट भी पाया जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर बोथ। ठीक, और ये दोनों बेटा किसका एग्जाम्पल है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और आपने पढ़ा होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, वो बेटा किसका एग्जाम्पल है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर एक क्वेश्चन बेटा एफ सेंटर पे बहुत पूछा जाता है,
एफ सेंटर बेटा किस में पाया जाता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। एनायन वैकेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एन एलिमेंट विथ मोलर मास, देखो बेटा मोलर मास कैपिटल एम दिया है, फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल, एज लेंथ बेटा दी है, डेंसिटी बेटा दी हुई है, क्या पूछा है? टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा जब भी टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? जेड। अगर बेटा जेड 1 आया तो सिंपल क्यूबिक, 2 आया तो बीसीसी और 4 आया तो एफसीसी। सिंपल बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा रखना है आपको। डी क्या होता है? जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30। ये फॉर्मूला बेटा किस यूनिट में डेंसिटी देता है? ग्राम पर सेंटीमीटर में। एम बेटा हम डायरेक्टली किस में रखते हैं? ग्राम में। और ए बेटा डायरेक्टली हम लोग रखते हैं पिकोमीटर में। तो देखो बेटा डेंसिटी आपको केजी पर मीटर क्यूब में दी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखना है, 1000 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ बेटा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सीजीएस यूनिट में कर दिया। जेड बेटा निकालना है। देखो यहाँ बेटा मोलर मास दिया 2.7 इंटू 10⁻³ 27 इंटू 10⁻³ हो गया। इसको बेटा देखो ये किलोग्राम में है, ग्राम में जाना है, 1000 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये 27 बेटा ग्राम हो गया। यहाँ पर बेटा क्या रख दो? 27। यहाँ बेटा 405 है, इसका क्यूब कर दो। आप अपनी सुविधा के लिए बेटा 400 ले सकते हो। यहाँ बेटा अवोगैड्रो नंबर सबको याद है, 6 इंटू 10⁻23 और बेटा 10⁻⁻30। यहाँ से आप बेटा जेड सॉल्व करो। जेड बेटा लगभग बेटा 4 आएगा और आपका आंसर क्या है? एफसीसी। बेटा जब भी डेंसिटी का क्वेश्चन होगा, कैलकुलेटिव होगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा 57। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन ऑफ 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड? बहुत आसान है बेटा, केवल कैलकुलेशन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड 30 है बेटा, तो बेंजीन बेटा कितनी होगी? 78, सॉरी 70। अब बेटा मोल निकाल लो, 30 अपॉन ये 71 का डबल कितना होगा? 142 प्लस 12 154 और ये बेटा 70 अपॉन 78 हो गया। ठीक, दोनों के बेटा मोल निकाल लो। What is the mole fraction of benzene? 30% by mass in car. देखो बेटा बेंजीन, एक मिनट यार ये गलत हो गया थोड़ा सा, C6H6 बेंजीन बेटा 30 है और ये बेटा आपका CCl4 ये बेटा आपका 70 है। तो पहले बेटा दोनों के मोल निकाल लो। 70 अपॉन 154 लगभग बेटा ये 0.38 आएगा। ठीक है, और इसको बेटा डिवाइड करोगे 30 को 78 से, तो लगभग बेटा ये 0.45 के आसपास आएगा। नहीं, एक मिनट,
30 अपॉन, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, 30/78 0.38, और ये वाला बेटा आएगा 0.45। कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है बेटा। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, बोलो बेटा क्या होगा? बेंजीन के मोल 0.38 अपॉन बेटा टोटल मोल। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट। 57 इज फर्स्ट। फिर से देखो बेटा, आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। किसमें? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में। यहाँ पर बेटा बेंजीन 30% है, कार्बन टेट्राक्लोराइड 70% है। बेंजीन बेटा क्या है? सॉल्यूट। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो पहले दोनों के ग्राम मालूम है, मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकाल लिया? मोल। मोल से क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 58। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर बेटा 1। क्या पूछा है? मोलर मास। डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दिया बेटा। केवल बेटा ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है। बोलो बेटा, लोवरिंग कितना दिया है? 0.40। ये बेटा कितना दिया है? 5.12। मास ऑफ सॉल्यूट बेटा कितना है? 1 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट बेटा आपको निकालना है। सॉल्वेंट बेटा कितना है? 50 ग्राम। इसको बेटा इससे डिवाइड कर दोगे, ये 20 हो जाएगा। डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं। आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट 256। यहां से बेटा सॉल्व कर लोगे, MA बेटा आएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा 59। व्हाट इज द केसी ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट बेटा ये भी फॉर्मूले पे है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का फॉर्मूला सबको याद होगा, एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.059। अपनी सुविधा के लिए बेटा 0.059 को आप 6 ले सकते हो। एंटी लॉग, देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +2। ऑक्सीडेशन में लॉस बेटा कितने का है? 2 का। रिडक्शन में गेन बेटा कितने का है? 1 का। ठीक है ना? तो बोलो 1 और 2 का एलसीएम बेटा कितना होगा? 2। ठीक, तो ये बेटा हो गया 2। ई नॉट बेटा दिया है 0.46 अपॉन 0.059। इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा आएगा 15.6 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है ना? अब बेटा इसका एंटी लॉग लेना है, 2 पार्ट में तोड़ दो। देखो यहाँ प्लस है, जोड़ना घटाना नहीं है। 15 का एंटी लॉग 10 की पावर 15 प्लस का इंटू 0.6 का लगभग 4। तो देखो ये बेटा कौन सा आंसर है? 4 के आसपास कौन है? ये 59 इज फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा आते हैं, कॉन्सिडर द रिएक्शन। देखो बेटा हमने ऑलरेडी आपको फैराडे लॉ में बताया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फैराडे, और 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करना है।
या रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करना है। नंबर ऑफ फैराडे कितना, एन। एन क्या है, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। वर्ड सुनिएगा लास्ट वाला, पर मॉलिक्यूल या पर आयन। अब जरा देखो बेटा, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3, सॉरी +6, यहां पर बेटा +3। एक एटम के लिए चेंज बेटा कितने का है, 3। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम डाइक्रोमेट में कितना है, 6। n बराबर 6। तो बेटा एक मोल कितने फैराडे, n फैराडे। और बेटा n की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 फैराडे। 60 का आंसर फर्स्ट। इसी तरीके से बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट है। एसिडिक मीडियम में एक मोल के लिए 5 फैराडे, स्ट्रांगली बेसिक 1 फैराडे, न्यूट्रल या वीकली बेसिक है तो 3 फैराडे। हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज करना है या रिड्यूस करना है 2 फैराडे। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीडाइज करना है 2 फैराडे। फेरस अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडाइज करना है 1 फैराडे। ये सब मैं क्या बोल रहा हूं, एन फैक्टर। नेक्स्ट में आइए बेटा, इन द रिएक्शन A plus B gives 6C plus D if the initial rate दिया। देखो A के टर्म्स में इनिशियल रेट दिया है बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A दिया है, जो कि A की स्टाइकियोमेट्री बेटा 1 है, ठीक है ना। तो आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। अब बेटा क्या पूछ रहा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगा, बहुत आसान है। देखो बेटा बी की स्टाइकियोमेट्री ए का क्या है, डबल, तो रेट बी क्या होगा, डबल। आप ऐसे देख लो, -dA/dt इक्वल टू बेटा क्या होगा, -1/2 dB/dt। आपको बेटा क्या चाहिए, dB/dt। इधर बेटा 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये कितना दिया है, 2.6 इंटू 10⁻²। और बेटा इधर 2 का गुणा कर दो, ये आ गया -dB/dt। तो बोलो बेटा फटाफट बता दो करेक्ट आंसर, 5.2 इंटू 10⁻²। 61 का आंसर थर्ड। सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। What is noticed in rate of reaction if the concentration of reactant is reduced to half? Reaction is second order। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा क्या लिखा करो, रेट लॉ। सेकेंड ऑर्डर है तो KA का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा, आपने व्हाट इज नोटिस इन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, हाफ। तो देखो बेटा कंसंट्रेशन को A/2 कर दिया, स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, KA²/4। ऊपर वाला बेटा क्या है, पुराना रेट, ठीक। तो पूरा नया रेट बेटा क्या होगा, पुराने वाले का 1/4। तो बेटा रिड्यूस टू 1/4। आप सबको रटा होगा, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो, ऑर्डर फर्स्ट, डबल करने पे 4 टाइम्स सेकेंड, डबल करने पर 8 टाइम्स थर्ड, डबल करने पे नो चेंज 0, डबल करने पर हाफ प्लस -1, डबल करने पे 1/4 -2, डबल करने पे 1/8 -2। ठीक है ना। तो देखो यहां पर हाफ कर रहे हैं, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बेटा, a chlorinated compound that was earlier used as a solvent for dry cleaning। बेटा रटने वाला क्वेश्चन है, हेलोजन डेरिवेटिव में आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं टेट्राक्लोरोइथाइलिन, ठीक है ना। तो बेटा ये रटने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिए, ठीक है। तो आप बेटा हेलोजन डेरिवेटिव में क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, जितना एनसीईआरटी में लिखा हो, फ्रियॉन के बारे में लिखा होगा पढ़ लीजिएगा ये सब। नेक्स्ट आइए बेटा 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है बेटा। कॉपर नाइट्रेट और NO2 बनाता है, गोल्ड बेटा नहीं करता है, हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी नहीं है।
Fe भी बेटा फेरस नाइट्रेट बनाता है, NO2 बनाता है। हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलेगी? Zn की रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं, Zn की रिएक्शन बेटा किससे करा दे? NaOH से। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा, आंसर सेकंड। आइए बेटा 65, in which of the following arrangement sequence is not strictly according to the property written against? ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है बेटा, आप सबको मालूम है फोर्थ ग्रुप, थर्ड ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। तो लेड बेटा +4 में लीस्ट स्टेबल होता है, +2 में स्टेबल होता है। यहाँ देखो सब +4 है, ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम जाने पर +4 की स्टेबिलिटी घटती है, तो PbO2 क्या है? लीस्ट स्टेबल है, +4 में लीस्ट स्टेबल, +4 से तुरंत किस में आएगा? +2, किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो पहला बेटा ऑर्डर बिल्कुल सही है। दूसरा तो बेटा आप सबको रटा हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सही है। फिर बेटा इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, आप सबको मालूम है टॉप टू बॉटम जाने पर बेटा हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। और यहां पर ये क्या बढ़ा रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर गलत है, ठीक है ना। तो बेटा फिफ्थ ग्रुप में अमोनिया मोस्ट बेसिक होता है, ध्यान रखिए। टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है हाइड्राइड्स में, चाहे फिफ्थ हो, सिक्स हो या सेवन, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो कॉमन सेंस की बात है, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। तो बेटा ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। फिर ये बेटा ये आपका बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है हाफ फील्ड के कारण, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा क्या हुआ? थर्ड। ऑप्शन वाइज देखा जाए आपके क्वेश्चन का आंसर थर्ड। वैसे ही ऑर्डर देखा जाए तो पहला ऑर्डर सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, ये गलत है। आइए बेटा 66, देखिए बेटा, देखो बेटा पहली रिएक्शन क्या कह रही है? डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन में बेटा NH2 किसमें कन्वर्ट होता है? N2Cl में। तो इस बेटा NH2 की जगह क्या आ जाएगा? N2Cl। अब जरा देखिए बेटा, आप सबने पढ़ा है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो बेटा क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये बेटा बनता है। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। यहां पर भी बेटा वही हो रहा, पहले देखो डाइजोटाइजेशन हुआ, N2Cl हो गया। अब देखो बेटा ये फिनॉल है, इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन बेटा यहाँ से Cl हटेगा वो, और यहाँ से बेटा हाइड्रोजन हट के ये वाला ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जरा इसको करोगे तो देखो बेटा क्या बन जाएगा? ये आपका OH एज इट इज, अंदर की बॉन्डिंग एज इट इज। अब देखो यहां पर बेटा क्या होगा? N डबल बॉन्ड N, और देखो ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा। यहाँ वाला हाइड्रोजन बेटा, यहाँ वाला ये N बेटा पैरा वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें बेटा करेक्ट आंसर आपका थर्ड है, 66 का थर्ड। अब यहाँ देखो एक छोटी सी गलती है, ये जो देख रहे हो बॉन्ड बाहर बन गए, ये बॉन्ड बेटा बाहर नहीं होंगे, ये बॉन्ड बेटा यहाँ पर होने चाहिए थे,
ये जरा सा मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर भी बेटा ये जो होता है अंदर होना चाहिए, खैर वो आंसर ही नहीं है। ये बॉन्ड बेटा बाहर नहीं होगा, अंदर होगा, क्योंकि अंदर की बॉन्डिंग पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट ए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। इवन में बेटा याद रखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन का सम 10 या 16 है, इवन है, तो भी बेटा पैरामैग्नेटिक होता है। ऑड है तो पैरामैग्नेटिक होगा ही। आप सबको मालूम है O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 पैरामैग्नेटिक, B2 में बेटा 10 पैरामैग्नेटिक, NO 8 और 6 14, ये बेटा पैरा, ये बेटा पैरा, ये क्या होगा डाया हो जाएगा, और CO 8 और 6 14 डाया हो गया, ये गलत हो गया, 7 और 8 15 होगा ये बेटा पैरा है और ये डाया, तो 67 का आंसर फोर्थ। बहुत आसान है बेटा, एक ये याद रखना, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन का सम ऑड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन में अगर 10 है या 16 है तो भी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा 16 वाला पैरामैग्नेटिक, 10 वाला पैरामैग्नेटिक, 15 वाला पैरामैग्नेटिक, 14 वाला डायमैग्नेटिक। अब आइए बेटा 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। देखो यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4, यहाँ पर बेटा कितनी है 4, यहाँ पर बेटा कितनी है 6, यहाँ पर बेटा कितनी है 6। तो पहली बात तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ऑप्टिकल शो करते ही नहीं है, और आप सबको बेटा शॉर्टकट मालूम होगा, फॉर्मूला रटा होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है कि जब बेटा M ए होल थ्राइस टाइप का होता है तो बेटा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो 68 का आंसर थर्ड। फॉर्मूले याद कर लीजिए। 69 बेटा, द ग्रुप हैविंग ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, 3 का ग्रुप है बेटा, प्लेनर देखना है तो आप सबको मालूम है बेटा, देखो NCl3 क्या है, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl, एक लोन पेयर, जस्ट लाइक अमोनिया, तो बेटा ये प्लेनर नहीं है, पिरामिडल होगा। VCl3 बेटा प्लेनर होगा, SO3 बेटा प्लेनर होगा। कार्बोनेट एंड प्लेनर, नाइट्रेट एंड प्लेनर, सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लेनर। करेक्ट आंसर सेकंड। यहाँ पर भी देखो बेटा ये आपका पिरामिडल है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, यहाँ पर बेटा ये प्लेनर है, ये पिरामिडल होगा, ये प्लेनर होगा, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा सेकंड। 70, among the following correct statement at very large volume real gas so ideal behavior। लार्ज वॉल्यूम का मतलब बेटा वेरी लो प्रेशर, तो वेरी लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कब करती है, लो प्रेशर या वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो बेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बेटा पहला आपका करेक्ट है। वेरी लार्ज वॉल्यूम का मतलब वेरी लो प्रेशर, और लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। एट वेरी लो टेम्परेचर रियल गैस सो आइडियल बिहेवियर, गलत। बहुत हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। बॉयल टेम्परेचर रियल गैस सो आइडियल बिहेवियर, बिल्कुल सही, बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन है। एट लो प्रेशर रियल गैस सो आइडियल बिहेवियर, सही है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड, 70 का सेकंड। याद रखो, एक रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लिखा है तो सही है, वेरी लो प्रेशर लिखा है तो सही है, और आइडियल से रियल में जाना उल्टा कर दो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। नेक्स्ट आइए बेटा, आपको देखो गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, डेल्टा Ng बेटा इसका क्या है, लेस देन 0, डेल्टा H बेटा इसका -3 RT है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना,
तो डेल्टा एन जी देख लो बेटा, डेल्टा एस से कोई लेना ही देना नहीं है, यहाँ देखो इसको लेंगे नहीं, ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस लेस देन 0 है, तो डेल्टा, अब ये देखो मॉड वैल्यू पूछ रहे, यहाँ पर थोड़ी इन्होंने मैथमेटिक्स लगा दी। मॉड का मतलब हमें बेटा ऑलवेज पॉजिटिव लेना। अब जरा देखो जरा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, डेल्टा एच बेटा -3 RT लियो, डेल्टा एच -3 RT, और अगर बेटा इसको मॉड में लेंगे तो ये केवल 3 RT होगा, इक्वल टू डेल्टा ई बेटा निकालो, ये बेटा क्या हुआ -1 RT, तो डेल्टा ई बेटा कितना हो गया, इसको इधर लाओ, -3 RT प्लस RT बेटा क्या हुआ -2 RT। अब बेटा इसका मॉड लो, डेल्टा ई का मतलब डेल्टा यू, बेटा ये 2 RT हुआ, तो अगर बेटा हम मॉड लेंगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 71 का आंसर। तब देखो बेटा, जब अगर आप मॉड लोगे तो डेल्टा ई की वैल्यू 2 RT, यानी एक में मॉड है बाकी में मॉड नहीं है यार, जबकि यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, क्या बताएं। ये बेटा मॉड में है, आपको पेपर में मॉड में भी मिला होगा। तो बेटा देखो मॉड में अगर देखो तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से ज्यादा, पेपर में बेटा ये मॉड में होगा, और अगर बेटा मॉड में नहीं है तब डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई होगा। अगर बेटा मॉड नहीं लगा होता तो चूंकि डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई आंसर होता। चूंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है तो मॉड में बेटा केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा रिडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। देखो यहाँ जिनॉन की +6, यहाँ पर भी देखो बेटा जिनॉन की, यहाँ पर भी बेटा +6 है, चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो फ्लोरीन की -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 है, -2 है, नो चेंज। यहाँ पर देखो बेटा जिनॉन की +6, यहाँ पर भी देखो बेटा +6, नो चेंज। यहाँ पर देखो जिनॉन की +4, यहाँ +6, बढ़ रही है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की बेटा +1 है, फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, और यहाँ ऑक्सीजन की बेटा 0 है। देखो बेटा यहाँ देखो बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, ये आपका रिडॉक्स है। और जिसकी घटती है वो यहाँ बेटा ये देखो +4 से +6 बढ़ रही ना, जिसकी बढ़ती है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और O2F2 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर थर्ड। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल लीस्ट रेजोनेंस। देखो बेटा ये पिरिडीन लिखा है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, सब में रेजोनेंस है, और ये तीनों बेटा रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। यहाँ पर बेटा ये लीस्ट स्टेबल, यहाँ पर देखो आगे कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड, ये एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, और सबको एरोमेटिक की कंडीशन मालूम होगी। कंपाउंड या आयन शुड बी साइक्लिक, शुड बी प्लेनर, और शुड बी कॉन्जुगेटेड, और नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन बेटा कितना, 4n+2, यानी 2 6 10, इस तरीके से। आइए बेटा 74 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा एक एल्कोहल है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर है, फिर आपका एल्केन है, एल्काइल हैलाइड है। बोलो बेटा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक,
तो सबसे ज्यादा बेटा किसका होगा? फर्स्ट। उसके बाद बेटा किसका होगा? एल्काइल हैलाइड। ईथर नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, क्योंकि यहां पर बेटा पोलैरिटी है। उसके बाद बेटा क्या होगा? फोर्थ, क्योंकि ईथर भी लिटिल बिट पोलर होता है। ठीक है। और लीस्ट बेटा किसका होगा? एल्केन। तो करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन? तो देखो बेटा, फ्रीडिल क्राफ्ट दो तरीके का होता है। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बेटा किसके टूटने से बनता है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड से। तो जहां पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक होगा वहां कार्बोकेटायन बनना आसान होगा। और दूसरा होता है फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। वहां पर बेटा रिएजेंट क्या होता है? RCOCl। और इंटर कार्बोकेटायन बेटा क्या होता है? आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? एसाइल कार्बोकेटायन। तो देखो बेटा, यहाँ पर पहले वाले में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, एलाइल क्लोराइड। ठीक है ना बेटा? ये बहुत आसानी से टूट जाएगा और आपको क्या देगा? एलाइल कार्बोकेटायन। ठीक है ना? तो बेटा पहला वाला आपका बहुत आसानी से देगा। दूसरा वाला देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो देखो बेटा यहां पर देखो आपका जो रिएजेंट है कार्बोकेटायन बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड टूटना है। और आप सबको मालूम है यहाँ पर रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड का बेटा क्या आ जाता है? कैरेक्टर। ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बेटा क्या होता है? रिड्यूस हो जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट जाती है। ये वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। तो बेटा ये आपका रिएक्शन नहीं देगा। ठीक। अब बेटा ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCl। तो ये बेटा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। ये आपको दे देगा एसिड क्लोराइड। ये भी बेटा उसी तरीके का। ठीक है बेटा। तो ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पर फिर वही चीज है, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बेटा रिएक्शन दे देगा। ये दोनों क्या देंगे? फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या देगा? फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और ये बेटा फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देगा। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा 75 का सेकेंड। तो बेटा ये आपके आज के FLT के बेटा 51 से लेकर 75 क्वेश्चन का डिस्कशन था। पेपर बहुत आसान था, बहुत बेसिक चीजें थी। और ऐसा ही पेपर बेटा हम लोग होप करेंगे कि आपको 17 को मिले। अब बेटा नेक्स्ट आपका 76 से लेकर 100 तक संजीव भाटिया सर कराएंगे। ठीक है बेटा? तो आगे के सेशन संजीव भाटिया सर कराएंगे। तो बेटा हमारी तरफ से थैंक यू। ओके बेटा, अब आगे बेटा संजीव भाटिया सर कराएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे से होंगे, पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। हम लोग फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक विजय सर ने 51 to 75 कर दिया है। अब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे जा रहे हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें मुझे मेजर प्रोडक्ट निकालना है। ब्रोमीन का HNu के साथ HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यानी कि ब्रोमिनेशन है HNu की प्रेजेंस में, यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। जैसे ही HNu आया मैं समझ गया कि फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन है, डबल बॉन्ड है,
मुझे पहले लग रहा था कि कहीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना। ये रिएक्शन है हमारी एलिलिक सब्स्टिट्यूशन की, अल्फा एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ये देखें कि ये कार्बन मेरा अल्फा एलाइल कार्बन है, ये कार्बन भी अल्फा एलाइल कार्बन है, इस पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बच्चों ये वाला जो कार्बन है आप देखो, ये वाला जो मेरा कार्बन है ये मेरा 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है, फ्री रेडिकल 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये मेरा 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब आप लोग तो जानते हो स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। इसलिए मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ब्रोमीन अटैक करेगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। इस तरीके से मेरा सही ऑप्शन 4th बन जाएगा, और डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो गया वो 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77, आइडेंटिफाई द पॉल्यूटेंट गैसेस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकलराइजेशन एंड लस्ट्रेसलेस नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल। तो बच्चों इसमें ध्यान रखें कि आगरा के चारों तरफ पहले ऐसी फैक्ट्रीज थी, ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें कि हमारा SO2 और NO2 या सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत रिलीज होते थे। ये सल्फर के ऑक्साइड एयर में जाके सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर से मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, एसिडिक रेन होती है, और मेरा जो मार्बल है वो मेरा रिएक्शन कर लेगा H2SO4 से, H2SO4 से रिएक्शन कर लेगा। ये NCERT में रिएक्शन दी हुई है, और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, CO2 SO2 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। तो ये हमारा CO2 बना लीजिए, कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड CO2। तो इसकी रिएक्शन से हमारा जो मार्बल है ताजमहल का, कैल्शियम कार्बोनेट, वो खराब होने लगता है। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, SO2 एंड NO2 गैसेस। NCERT में सीधी लाइन लिखी हुई है कि ताजमहल में जो पोल्यूशन हो रहा है वो स्पेशली हो रहा है सल्फर के ऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से। यहाँ सल्फर ऑक्साइड है लेकिन ओजोन है, ओजोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, NO2 से प्रॉब्लम हो सकती है, ओजोन और CO2 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, जैसा कि आप निकाल ही चुके होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड, ऑक्साइड बताना। तो ऑक्साइड के लिए हम लोग जाएंगे, सबसे पहले देखिए बेरियम के साथ मिल गया है BaO2, BaO2 मिल रहा। तो BaO2 में अगर आप देखो तो ये पर ऑक्साइड है बेरियम का, बिकॉज यहाँ पर बेरियम आयन होगा Ba2+, और पर ऑक्साइड आयन होगा O22-, और जब ये लोग आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे BaO2। अगर ये मेरा ऑक्साइड होता तो बेरियम ऑक्साइड की अगर बात करते तो बेरियम ऑक्साइड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, BaO, और अगर ये BaO2 है तो ये है बेरियम पर ऑक्साइड, दिस वन इज बेरियम पर ऑक्साइड, ये बेरियम पर ऑक्साइड है। अब SiO2 के लिए अगर बात करें तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो यही मेरा आंसर है क्योंकि मुझसे ऑक्साइड पूछा गया। KO2 की बात करें तो इसमें देखो K+ आयन होगा, O2 2- आयन होगा, O2 2- आयन होगा। ये यहाँ O2 2- नहीं, O2 -1, O2 -1, और O2 - 1 बेटा कौन सा आयन होता है, सुपर ऑक्साइड। ये लोग मिलेंगे बना देंगे KO2। KO2 का नाम क्या होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड नहीं है, ये सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। उम्मीद है आप इसको इजीली कर पाए होंगे, बहुत बेसिक बात है। और सेम पैटर्न पे CSO2 सीजियम सुपर ऑक्साइड है। इस तरह से मेरा आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कि ZNO का नेचर क्या है इन दोनों रिएक्शन में। हम लोग सब लोग जानते हैं ZNO जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो बेस बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो एसिड बन जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्साइड है,
अब सोडियम ऑक्साइड भाई साहब आप तो जानते ही हैं, सोडियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ ZNO किस तरीके से काम करेगा, एसिड की तरह। CO2 मेरा एक एसिड है, भले वीक एसिड है लेकिन है एसिड, तो CO2 के कांटेक्ट में ZNO कैसा काम करेगा, बेस की तरह, बेस की तरह जिंक कार्बोनेट बनाते समय। इसलिए मुझे पहले मिल रहा है एसिड और फिर मिल रहा है बेस, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसमें पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो मेजर प्रोडक्ट चलिए बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर K2CO3 दिया हुआ, अब K2CO3 एक बेस है, तुम्हें पता ही है K2CO3 एक बेस है, तो जब ये बेस हम लोग मिलाएंगे और यहाँ पर मुझे एक नॉर्मल एल्कोहलिक ग्रुप मिला है, नॉर्मल एल्कोहलिक ग्रुप मिला है, और यहाँ बच्चों मुझे मिला हुआ फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप। अब तुम लोग तो जानते ही हो कि जो नॉर्मल अल्कोहल है वो NaOH, KOH या फिर इनके डेरिवेटिव जैसे Na2CO3, K2CO3 से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जो फिनोलिक अल्कोहल है वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अल्कोहल, और ये NaOH और KOH से या इनके डेरिवेटिव Na2CO3, K2CO3 से रिएक्शन कर लेता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है, या हम लोग कहते हैं कि फिनॉक्साइड सॉल्ट बनाता है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे ये मिल जाएगा, ये यहाँ पर O- K+ और ये एज इट इज OH आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हम लोग इस पर जब CH3I की रिएक्शन कराएंगे, CH3I की रिएक्शन करा दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये पोटेशियम सॉल्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आयोडाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल देंगे, Ki इसमें निकल जाएगा, और Ki निकलने के बाद जो CH3 है मेरा O के साथ जुड़ जाएगा और NeSol का एक डेरिवेटिव बनेगा, तो ये यहाँ पर OCH3 आ गया। इस पे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी, कोई भी रिएक्शन इस पे नहीं होगी, नीचे जो नॉर्मल अल्कोहलिक ग्रुप है इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें देखो मेरा कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है, देखो फर्स्ट वाला बन रहा है, इसमें OCH3 आ गया, तो फर्स्ट वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड में इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है जो अलग अलग स्थितियों में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है नॉर्मल अल्कोहल का, इस रीजन की प्रेजेंस में एलिमिनेशन नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर K2CO3 NaSCO3 के कुछ स्थितियों में सॉल्वेंट बेस में एलिमिनेशन हो सकता है, बट यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉल्वेंट नहीं दिया, ये भी रिएक्शन नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग ने इसका मेन प्रोडक्ट देख लिया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन आ गया। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, हमें मालूम है जो हमारा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पर हो तो उसको अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको बीटा ग्लूकोज कहते हैं, और इस कार्बन को, कार्बन नंबर 1 को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। जहां से रिंग स्टार्ट हो रही है उस कार्बन पे OH के कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है, इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और इस तरह के दो कंपाउंड को एनोमर्स कहते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन मुझे तो बच्चों इनकरेक्ट बताना है। द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमीन, ये बिल्कुल सही बात है, और ये एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है। पहले हम लोग मानते थे कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन बाद में वो कुछ रिएक्शन शो नहीं कर पाया, जैसे ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, ग्लूकोज सिर्फ टेस्ट नहीं देता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, पढ़ लेना, सिंपल लाइन है, बस रटना है आपको। और सिमिलरली ग्लूकोज का हमारा जो पेंटाएसिटेट होता है वो हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन नहीं करता। ये सारी टेस्ट या रिएक्शन ये बता रहे थे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एसाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है।
इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, बायो वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी है, मेड अप ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, इसमें केवल बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ती जाती हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एन एंशियोमर्स, ये बात गलत है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज में अगर आप देखो सी इस तरीके से हमने लिया 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हमने लिया है अल्फा डी ग्लूकोज। और जब हम लोग रिंग देखेंगे बीटा डी ग्लूकोज की, तो इसमें भी हमारा थर्ड कार्बन पर, बीटा डी ग्लूकोज में भी थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो ये इसका मिरर इमेज तो हो नहीं सकता। इस वजह से हम ये कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के एंशियोमर्स नहीं हैं या एंशियोमॉर्फ्स नहीं हैं, ये गलत स्टेटमेंट था, तो फोर्थ वाला हो जाएगा। ऐसे हम लोग देख सकते थे। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि ग्लूकोज हमारा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज कायरल कार्बन रखता है कि नहीं, यहाँ ओवरऑल एंशियोमर्स की बात हो रही है, तो फोर्थ वाला गलत स्टेटमेंट लिखा है। नेक्स्ट देखो, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो इसमें नायलॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि नायलॉन 6 को बनाते समय कैप्रोलैक्टम को वाटर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब मुझे नायलॉन 6 मिलता है। कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, बाकी सब में वाटर रिलीज हो जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं की जाएगी। तो ये एनसीईआरटी से आप जाके देख सकते हैं, वहां भी लिखा हुआ है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है। कैलोमल Hg2Cl2, सबसे पहले देख लो, अगर HgCl2 की रिएक्शन, HgCl2 की हम ऐसे HgCl2 बना ले रहे हैं, ये HgCl2 है, इसकी रिएक्शन हम लोग NH4OH से अगर करें, HgCl2 की रिएक्शन NH4OH से करें, अभी कैलोमल नहीं, अभी कोरोसिव सब्लीमेट पहले देख रहा है, जिससे कि ये दोनों बात तैयार हो जाए तुम्हारी। HgCl2 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से किया, तो बच्चों होता क्या है कि यहां से एक H इस Cl के साथ निकल जाता है, एक H इस OH के साथ निकल जाता है, इसमें से एक H इसके साथ निकल जाएगा, और एक H इस Cl को ले लेगा, HCl निकाल देगा। अब बच्चों बचा क्या यहाँ पे, NH2 भाई यहाँ आ जाएगा, ये आ गया HgNH2Cl बन जाएगा, और साथ में मुझे मिल जाएगा HgNH2Cl के साथ HCl और साथ में वाटर। लेकिन अगर तुमने ये रिएक्शन में Hg2Cl2 लिया, सेम रिएक्शन किया NH4OH के साथ, तो फिर से वही बात होगी, एक HgNH2Cl बनेगा, HgNH2Cl बनेगा और एक Hg फ्री फॉर्म में आ जाएगा, और साथ में मुझे HCl मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाई थी वैसे ही होगी। ये दो कंपाउंड का मिक्सचर, दो सब्सटेंस का मिक्सचर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है HgNH2Cl, HgNH2Cl तो बन रहा है, NH2Hg HgCl। कुछ बुक्स में, गाइड बुक्स में ये भी ऑप्शन दिया रहता है करेक्ट में, लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये Hg डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रहे, अलग अलग है। Hg2O बनेगा नहीं, HgO बनेगा नहीं, इसलिए मेरे पास मजबूरी है फर्स्ट ऑप्शन सही करना। वैसे इसका बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर बोलो तो यहाँ पर HgNH2Cl के साथ प्लस Hg भी होना चाहिए था। प्लस Hg देते तो बहुत मजा आ जाता, लेकिन प्लस Hg दिया नहीं, तो कोई बात नहीं, फिलहाल इसका आंसर फर्स्ट है, मोस्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। द बॉन्ड एंगल इज द ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। pH3 का सब लोग जानते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। इस पिरामिडल स्ट्रक्चर में बच्चों यहाँ 93 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो pH3 है इसमें P का हाइब्रिडेशन है, sp3 हम लोग नहीं बताते हैं,
sp3 अगर होता तो 109.5 के पास होता, लेकिन इसमें हम लोग केवल प्योर p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट करते हैं जिसकी वजह से 90 के नियर आता है, तो 93 एंगल है। CH4 सब लोग जानते हो टेट्राहेड्रल शेप होती है। CH4 की बच्चों कैसी शेप होती है? टेट्राहेड्रल, और इसमें 109.5 डिग्री का एंगल होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। NH2 दिया, NH2 कोई चीज नहीं होती है, यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि NH3 रहा होगा, NH3 रहा होगा। इसमें बॉन्ड एंगल नियर टू 107 डिग्री होता। अगर ये NH2 माइनस होता, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये NH2 माइनस होता, तो इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते, तो ये बॉन्ड एंगल नियर टू 105 हो जाता, नियर टू 105। और अभी H2O का भी हम लोग को मालूम है, H2O का भी नियर टू 105 होता, 105। ये थोड़ा कम होगा 105 से, ये 104.5 कह लो या 105 कह लो, तो मुझसे हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा, तो हाईएस्ट वैल्यू सेकंड ऑप्शन की हो गई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर इज, इसके लिए हम लोग याद करते हैं सेकेंडरी ग्रुप में कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी तो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, बाकी मोस्टली सेकेंड डे के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। यानी कि अगर हम लोग इनके सल्फेट की बात करें, जो बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बेरियम सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर होगा मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इस तरह से मुझे करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर चुनना है, यहाँ सब डिक्रीजिंग दिया है, हालांकि ये इंक्रीजिंग दिया है, बेरियम का सबसे ज्यादा बताया ये हो नहीं सकता, इसमें बेरियम का सबसे ज्यादा बताया ये हो नहीं सकता, इसमें बेरियम का सबसे कम बताया ये हो सकता है, लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इसमें स्ट्रोंशियम पहले आ गया, इसलिए फर्स्ट आंसर सही होगा। और इसका कभी कभी कार्बोनेट पूछ लेता, तो ऐसे बेरिलियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की डैश 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 करते करते बेरियम कार्बोनेट की, ये भी बहुत पूछा जाता। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी हो गया। और कभी कभी सॉल्युबिलिटी नहीं देता है, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी यही ऑर्डर होता, तो सॉल्युबिलिटी दे या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे, यही सेम ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सोल्यूशन, कौन से दो लोग एक साथ सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे? तो बच्चों ऐसे दो सब्सटेंस, ऐसे दो कंपाउंड जो किसी कंटेनर में डाले जाने पे आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। और जो ऐसे दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट ना करें, वो एक कंटेनर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे दो एसिड हो गए, जैसे HCl H2SO4 हो गए, एक कंटेनर में डालोगे रिएक्शन नहीं होगा, एग्जिस्ट करेंगे। NaOH KOH हो गए, एक कंटेनर में डालोगे दोनों बेस हैं, एग्जिस्ट करेंगे। एसिड एसिड के साथ एग्जिस्ट करता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं, जैसे अभी आप कह दोगे सर HCl और HNO3 में तो रिएक्शन हो जाती है, एक्वारसिया बनता, 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेट HNO3 आपस में रिएक्ट करके NOCl वाटर एंड Cl बना देते हैं। चलो उसको हम लोग मान लेते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि अगर दोनों एसिड है और उसमें एक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर दोनों प्योर एसिड है, ना ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग, तो रिएक्शन नहीं होती। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इसमें। सो मैंने कंक्लूजन तुमको बता दिया, एसिड एसिड एक साथ रहेगा, बेस बेस एक साथ कंटेनर में रहेगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर तुमसे कहा जाए क्या HCl और NaOH एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं कंटेनर में, तुम कहोगे नहीं। मैं पूछूंगा क्यों नहीं, तो तुम कहोगे क्योंकि वो NaCl और वाटर बना रहे हैं। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं, ये NaSCO3 है, ये एक एसिड सॉल्ट है, ये एक एसिड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट मींस इसमें ये एक एसिडिक H है और ये NaOH बेस है, तो इसका मींस ये हो गया कि ये एसिड सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टर है, NaOH बेस है, इसमें बेस कैरेक्टर है। तो ये लोग आपस में रिएक्शन कर लेंगे और बना देंगे Na2CO3
Na2CO3 बना देंगे और बच्चों क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। Na2CO3 बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, पहले ही ऑप्शन हो गया। अब ये Na2CO3 और NaSCO3, Na2CO3 मेरा नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल है, यानी कि नॉट हैव एसिडिक एच है नहीं इसके पास, और ना इसके पास कोई OH है, तो ना तो इसके पास H है ना तो इसके पास OH है, ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल में अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सोडियम कार्बोनेट को अगर एक्वस सोल्यूशन लिया तो NaOH बन जाएगा, जो बेसिक होगा H2CO3 वीक एसिड है तो अल्कलाइनिटी आ जाएगी। लेकिन इतना नहीं सोचना है, केवल ये सोचना है कि जो दो कंपाउंड हैं उनमें एक के पास OH और दूसरे के पास H हो तो रिएक्शन हो जाएगी। दोनों में से दोनों के पास ना H हो ना OH हो तो रिएक्शन नहीं होगी, एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। अब ये Na2CO3 में इसके पास OH तो है, ये बेस तो है, लेकिन ये हमारा फिर से नॉर्मल हो गया, तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और जब रिएक्शन नहीं होगी तो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, नो रिएक्शन। इसकी रिएक्शन नहीं होगी तो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। NaSCO3 NaCl में ये हो गया न्यूट्रल, सो कोई रिएक्शन नहीं होगी। पूछ रहा है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी रिएक्शन हो जाएगी, यानी फर्स्ट ये एग्जिस्ट कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल। जब भी ग्लिसरॉल के लिए डिस्टिलेशन की बात करें तो तुमको पता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर होता है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को ही हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन भी हो सकता था। तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। अगर एनलीन आ जाए तो स्टीम डिस्टिलेशन, एनलीन से रिलेटेड अगर कोई प्यूरिफिकेशन की बात आ जाए तो स्टीम डिस्टिलेशन, या फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के सेपरेशन की बात आ जाए तो स्टीम डिस्टिलेशन। और अगर मेरा ग्लिसरॉल की बात हो जाए, ग्लिसरीन की बात हो जाए, अंडर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग CH3 MgBr इन मेथेनॉल। तो भाई देखो ये मेथेनॉल है और इसकी हमने CH3 MgBr से बच्चों रिएक्शन की, और ये मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते होंगे कि यहाँ पर एक्टिव H है, और ग्रिग्नॉड रीजेंट की अगर एक्टिव H कंपाउंड से रिएक्शन कराएं तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे मीथेन मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा। इसलिए मेरा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और तुम लोग तो जानते हो कि अगर C ट्रिपल बॉन्ड C या फिर O या फिर N या फिर सल्फर से डायरेक्ट H जुड़ा हो तो इस H को हम लोग एक्टिव H कहते हैं। इस H को हम लोग कौन सा H कहते हैं? एक्टिव H। और अगर इन सब कंपाउंड में जैसे कि एसिटिलीन से, वाटर से, अल्कोहल से, अमोनिया से, एमीन से, H2S से, इन सब में H होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नॉड रीजेंट से करें RMgX से, तो ग्रिग्नॉड रीजेंट का जो R होता है उस पे माइनस और Mg पे प्लस आता है। यहाँ पर ये H पार्शियल प्लस लेके बैठा है। अब हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे एक दूसरे के साथ निकाल देंगे, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा RH। ये हाइड्रोकार्बन में मैंने पढ़ा है, एल्केन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है ये इस तरह से मुझे मीथेन बनाना है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर दी गई है और मुझसे प्रोटेक्टिव पावर पूछी गई है। तो तुम लोग ये सब लोग जानते हो कि प्रोटेक्टिव पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गोल्ड नंबर के। जिस भी मेरे प्रोटेक्टिव कोलॉइड की गोल्ड नंबर ज्यादा होगी वो कम प्रोटेक्टिव होगा, जिसकी गोल्ड नंबर कम होगी वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा। तो आइडिया लगाओ कि कौन सा इसमें ऑप्शन होना चाहिए। यहां पर देखो लीस्ट गोल्ड नंबर किसकी है? लीस्ट है मेरी D की, ये लीस्ट है।
तो इसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें देखो C की सबसे ज्यादा, इसमें B की, इसमें A की, इसमें D की, तो D ही ये आंसर हो गया हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया। और A की देखो वैल्यू क्या सबसे ज्यादा है 0.50, जितना गोल्ड नंबर ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर कम, तो A की सबसे कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन सब लोग जानते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल आप कर सकते थे और आप लोगों ने किया भी होगा। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिलो इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के। ए का एक्टिव मास, बी का एक्टिव मास, ये रिएक्शन है। यहाँ पर अभी ये के है, के रेट कांस्टेंट है मेरा। If the concentration of B increase from 0.1 to 0.3, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी है और A की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी है, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सब लोग जानते हैं कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, इसलिए के ही रहेगा। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बाय स्मेल्टिंग यूजेस सिलिका एज एन एडिटिव टू रिमूव। सिलिका को हम लोग एज ए फ्लक्स यूज करते हैं, मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया ये। तुम्हें मालूम है कि हम लोग CuFeS2 का सबसे पहले जब रोस्टिंग करते हैं तो मुझे Cu2S, FeS और SO2 मिलता है। बच्चों ये जो Cu2S है ये फर्दर स्मेल्टिंग करते समय Cu2O में बदल जाता है और SO2 मिल जाता। और जो FeS होता ये भी स्मेल्टिंग प्रोसेस में FeO में बदल जाता और SO2 मिल जाता। ये जो Fe होता है ये नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी होती है। कैसी इम्प्योरिटी होती है? नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी, पिघलती नहीं है और आसानी से निकलती नहीं है। तो हम लोग इसको हटाने के लिए SiO2 एक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स को यूज करते हैं। तो हम लोग FeO में SiO2 फ्लक्स मिला देते हैं। ये SiO2 इससे रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट बना देगा, FeSiO3। इसका मोल्टन मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे स्लैग। इस तरह से मेरे आंसर में आ जाएगा कि सिलिका किसको हटाने के लिए यूज किया जाता है? FeO को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्फोरस के कुछ एसिड दिए गए और उसमें बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 किसमें है। तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला है H3PO3, H3PO3। तो H3PO3 में अगर ऑक्सीडेशन आप निकालोगे तो आप 3 + 1 + P + 3 - 2 = 0। तो P की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P +3 आ गई। तो ये वाला तो मेरा +3 वाला दे रहा है। अब पायरोफॉस्फोरस एसिड की अगर बात करें तो पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? पायरो कैसे बनाते हैं? जब भी 2 मोल एसिड को मिलाओगे और उसमें 1 मोल वाटर निकालोगे तो पायरो बन जाएगा बच्चों। 2 मोल एसिड को मिलाना, 1 मोल वाटर को निकालना, तो पायरो बन जाता है। जिस एसिड को तुमने मिलाया उसका पायरो बन जाता है। तो जैसे H3PO3 फास्फोरस एसिड है, इसके 2 मोल मिला लो, H3PO3 H3PO3, तो ये बन जाएगा H6P2O6। इसमें से 1 मोल वाटर निकाल दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? H4P2O5। ये भैया मेरा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 4 आ जाएगा
फिर 2p आ जाएगा और 5 - 2 = 0। तो 2p = +6, तो p = +6/2, दैट मीन्स +3। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दोनों के +3 आ रहे हैं, बाकी तुम मिला लेना, फॉर्मूले सब तुम्हें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which one of the following reagent is not suitable for the elimination reaction? ठीक है बच्चों, ये देखो मुझे दिया गया है और इसमें मुझे एलिमिनेशन करके प्रोपीन बनाना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, while weak nucleophile favors substitution reaction। अब चलते हैं जरा चेक करते हैं कौन क्या है। तो देखो सबसे पहले Na आ गया, Na से मुझे मिलेगा I-। बच्चों I- तुम्हें पता है एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो I- एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यही आंसर बन रहा। आगे हम लोग देख लें एक से अधिक आंसर ना सही हो, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये Na को यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, नहीं तो अब अगर Na को हम लोग यहाँ पर रख दें Na, तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन बना देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। और मुझसे पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट नॉट सूटेबल, तो यही मेरा नॉट सूटेबल है, फर्स्ट आंसर हो गया। अब NaOET मेरा ETO- बनाएगा और ETO- एथिल अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी एलिमिनेशन करेगा। NaOH से OH मिलेगा, OH-, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये भी एलिमिनेशन को सजेस्ट करेगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे दिया गया। तुम लोग तो पढ़ते हो कि एल्किल हैलाइड की जब एक्वस NaOH या एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन का होता है, यानी कि अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए था अल्कोहल, तो थर्ड ऑप्शन में भी आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस तरह से जब हम लोग NaOH KOH मिलाते हैं एक्वस या अल्कोहलिक, तो उसमें दोनों में साइड प्रोडक्ट्स ही बनते हैं, तो इसमें भी साइड प्रोडक्ट हमारा एलिमिनेशन का होगा। अगर तुम एक्वस NaOH लोगे तो मेन प्रोडक्ट तो बनेगा तुम्हारा अल्कोहल यहाँ पर, यानी कि प्रोपेनॉल बनेगा, 1 2 3 प्रोपेनॉल बनेगा, लेकिन साथ साथ में प्रोपीन भी बनने की संभावना होगी साइड प्रोडक्ट में। लेकिन Na में ऐसी कोई एलिमिनेशन की संभावना नहीं है, इसलिए अगर Na ना होता तो हम लोग थर्ड ऑप्शन को सजेस्ट कर सकते थे, बट क्योंकि Na दिया हुआ है तो थर्ड ऑप्शन को लेने का सेंस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। विच कंपाउंड एक्सिबिट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो देखो ये यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बना हुआ है और नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है, तुम लोग सब लोग जानते हो जो नाइट्रो ग्रुप है वो -R रेजोनेंस इफेक्ट डालता है, इसलिए -R इफेक्ट डालता है, ये इसका एक वेक्टर बनेगा -R की वजह से। और NO2 ग्रुप -I भी डालता है, -I इफेक्ट भी डालता है, तो इसका ये एक वेक्टर बनेगा। मान लो इसका वैल्यू म्यू है या म्यू1 है। जब हम लोग इसको देखते हैं, ये मेरा पैरा नाइट्रोएनिलीन है, तो पैरा नाइट्रोएनिलीन में बच्चों NO2 के लिए फिर से वही बात हो जाएगी कि ये NO2 यहाँ पे -R और -I इफेक्ट की वजह से
यहाँ पे μ1 वेक्टर लेगा। मान लो ये इसका μ1 वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, और साथ में ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप, बेटा ये NH2 ग्रुप -I भी दिखा रहा है, लेकिन इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू भेजेगा, यानी कि +R भी दिखा रहा है। इसी को तुम +M भी कह सकते हो, +R को +M भी कह सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि +R और -I में तुम लोग जानते ही हो कि R इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है I इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो मुझे क्या करना चाहिए, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजने चाहिए कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए? तो आप सब कह रहे हैं कि सर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजिए। तो ये दूसरा एक वेक्टर बन गया, इसका μ2 है। तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल वेक्टर आएगा इसमें वो ये आएगा, एक बड़ा सा वेक्टर आ गया है, और इसका μ = μ1 + μ2 हो जाएगा, μ1 + μ2। तो मुझे तो लग रहा है सेकंड ही सबसे बेस्ट होना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी यहाँ, क्योंकि स्टेट जुड़ जाएगा, दोनों 180 डिग्री के एंगल पे हैं, सॉरी 0 डिग्री के एंगल पे हैं, 180 नहीं 0 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इसलिए हम लोग को यही लेना चाहिए। और इसमें देखो यहाँ पर मेरा बन रहा है मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन में मेरे पास वैसे ही μ1 और μ2 दो वेक्टर होंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे होंगे। इसमें मेरा एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऑर्थो है, इसमें 60 डिग्री होगा। जितना हमारा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, फाइनल डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 था या पैरेलली दोनों ऐड हो रहे थे, तो मैक्सिमम वैल्यू पैरा नाइट्रो एनिलीन के डायपोल मोमेंट की होगी। तुम लोग समझ गए होगे। इसमें हम लोग ऐसे दिखा सकते थे, इसमें हम लोग को ऐसे दिखाना चाहिए था, ये NH2 यहाँ पर और ये NO2 यहाँ पर, तो ये दोनों को अगर पीछे बढ़ाओगे तो 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसमें भी ऐसे, ये NO2 बाहर जा रहा है, ये NH2 ऐसे जा रहा, सॉरी NH2 ऐसे जा रहा, तो तुम्हें ऐसे बढ़ाना होगा, तो इसमें 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसमें बच्चों 60 डिग्री का कर लो, और इसमें क्या हो जाएगा, ये NH2 यहाँ पे भेज रहा है, ये NH2 यहाँ भेज रहा है। अगर तुमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर तुमसे पूछता है कि किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा, तो एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये होगा, तो यहाँ 120 डिग्री एंगल होगा, 120 डिग्री। तो अगर इसमें मुझसे कंपेयर करने को कहता है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट सेकंड का, उससे कम बताओ किसका होना चाहिए बच्चों, उससे कम किसका होना चाहिए, उससे कम थर्ड का, उससे कम किसका होना चाहिए, फोर्थ का, और सबसे कम फर्स्ट का। ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन द रिएक्शन 2 मोल CH3COH को दिए हैं, अल्कलाइन मीडियम में दिया हुआ है। अल्कलाइन मीडियम के बारे में बताया नहीं कि ये कॉन्सेंट्रेट अल्कलाइन है कि डाइल्यूट है, हम लोग इसको डाइल्यूट मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग एल्डोल लगा देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन लगाया हमने, तो ये हम लोग ने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCH2, ये सब आप लोग ने बहुत ही आराम से पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये वाला H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये C इससे जाके लिंक अप हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा CH3COH और CH2COOH। और अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर यहाँ वाला H इसके साथ वाटर निकाल देगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्रोटनल डिहाइड मिल जाएगा। तो ये मेरा क्रोटनल डिहाइड यानी कि सेकंड ऑप्शन बेस्ट चॉइस होगा। एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Accumulation of which of the following molecule in the muscles occurs as a result of vigorous exercise?
एल लैक्टिक एसिड, ये आपने पढ़ा हुआ, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड, ये तो कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर है ट्राइमर ऑफ SO3, जिससे हम लोग S3O9 बताते हैं। इसमें एक भी एस एस बॉन्ड डायरेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल साइडल एंटीबायोटिक ऑफ ऑफ्लैक्सिन, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, ऑफ्लैक्सिन भी पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एथेनॉलिक केसियन, एथिल क्लोराइड। चलो इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एथिल क्लोराइड, हम लोग ने एथिल क्लोराइड लिया, C2H5Cl लिया, और इसके ऊपर हम लोग ने केसियन अल्कोहल को ले लिया। तो बच्चों जब केसियन अल्कोहल को लोगे तो ये KCl निकल जाएगा और C2H5Cn बन जाएगा, KCl निकल जाएगा और C2H5Cn बन जाएगा। फिर हम लोग एसिटिल क्लोराइड की तरफ आए। एसिटिल क्लोराइड को तुम लोग जानते हो CH3COCl होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग KCN से कराएंगे तो फिर से हमको मिल जाएगा CH3COCN और यहाँ से KCl निकल जाएगा, तो KCl निकल गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक KCl लिया हुआ है इसलिए यहाँ पर C2H5OH भी है, या CH3OH ले लो, मेथेनॉल ले लो या एथेनॉल ले लो, तो ये फिर आगे फर्दर रिएक्शन कर लेता है, ये फर्दर रिएक्शन कर लेता है और HCN रिमूव हो जाता है, और जब HCN रिमूव हो जाता तो ये बन जाता है CH3COOC2H5, यानी ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। जब क्लोरोबेंजीन से हम लोग ये रिएक्शन कराने जाएंगे, क्लोरोबेंजीन से जब ये रिएक्शन कराने जाएंगे KCN से, तो तुम्हें तो पता है कि Cl यहाँ पर बेंजीन रिंग पे इनर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ डबल बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s करेक्टर ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, बहुत सारे रीजन, तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। फिर बेंजल्डिहाइड को लेके आए, तो बेंजल्डिहाइड को ले आइए भाई आप, ये हम लोग बेंजल्डिहाइड को ले आए हैं और 2 मोल बेंजल्डिहाइड को हम लोग ले आएंगे, और इसको हम लोग KCN की प्रेजेंस में जब रखेंगे तो ये H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, C यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो जब H यहाँ पे जुड़ जाएगा, C यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो मेरा जो मेन प्रोडक्ट है वो बेंजोइन बन जाएगा, और इसे हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन कहेंगे। इसे बच्चों क्या कहेंगे? बेंजोइन कंडेंसेशन। ये बेंजोइन कंडेंसेशन बन जाएगा। तो ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन यानी KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एथेनॉलिक KCN। तो इसमें एथिल क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है और बेंजल्डिहाइड भी कर रहा है। एसिटल क्लोराइड भी KCN से रिएक्शन कर तो रहा है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ईस्टर है। तो इसमें कौन फाइनल प्रोडक्ट बनाता है? अगर हम लोग को साइनाइड प्रोडक्ट की बात करें तो फिर हम लोग यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड को नहीं लेंगे, आंसर A और D होना चाहिए, लेकिन A और D तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो एसिटिल क्लोराइड की भी रिएक्शन ले लें, तो A B D यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन को छोड़कर बाकी सब लोग एथेनॉलिक KCN से रिएक्शन करेंगे। देख लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग। इस तरीके से हमारा ये फुल लेंथ पेपर डिस्कस हो गया, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर क्वेरी हो तो आप लोग इंस्टीट्यूट में आके पूछ सकते हैं आगे की बात। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।